चलिए शुरू करते हैं भाग 5। आशा का मालिक बहुत सीधा और नेक दिल इंसान था। वह आशा को अच्छे से सारा काम समझाता और बताता। आशा कम पढ़ी लिखी थी तो वो दवाइयों के बारे में कुछ भी समझ नहीं पाती, फिर भी अपने काम को पूरे लगन से करती है। उसकी ईमानदारी और काम को देखकर उसके मालिक बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन वो आशा को आगे की पढ़ाई के लिए पूछते हैं। आशा तुरंत ही हाँ बोल देती है। उसके मालिक की जान पहचान होने की वजह से वे आशा को सीधा 10वीं कक्षा पास करा देते हैं। आशा बहुत खुश होती है। वो सोचती है बिना स्कूल गए ही परीक्षा लिखकर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, घर से ही सारा कुछ करा दिया। ये बहुत बड़े आदमी हैं। इतना सोचते हुए वो अपने मालिक को दिल से बहुत इज्जत करती है। उसके बाद वह मेडिकल में काम करते करते ही कॉलेज की पढ़ाई करती रहती है। उसकी ज़िंदगी पहले से बहुत बेहतर हो जाता है। वो अपने मालिक के साथ साथ उनकी माँ को भी बहुत इज्जत करती है। उसकी माँ हमेशा अस्पताल में आकर मरीजों से मिला करती थी। आशा अंदर अंदर ही बहुत परेशान भी होती है अपने भाई और माँ बाबूजी के लिए। उसे उनकी चिंता सताती है। अपने घर वालों से सालों से दूर होने के कारण उसे उनकी बहुत याद आती है, लेकिन वह अपने मन में एक बात याद रखती है। वो जानती है कि अगर वह अपने गांव उनसे मिलने गई तो फिर उसकी ज़िंदगी में मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। वह बहुत बड़े दलदल से बाहर निकल कर आई हुई है, इसलिए वह अपने आप को समझाती है। लेकिन कभी कभी तो उसे अपने घर वालों की याद इतनी सताती कि वह रो रो कर अपना मन हल्का करती है। अपने घर की स्थिति खराब रहने की वजह से वह हमेशा बहुत परेशान रहा करती है। इसी तरह से सोचते समझते आशा पूरे 6 साल बिता देती है। आशा का पढ़ाई अच्छा होने की वजह से कॉलेज में प्रिंसिपल भी उसे सपोर्ट करने लगे। आशा को बहुत सारी सरकारी सुविधाओं और ज़रूरी चीज़ों की जानकारी और सुझाव देकर आगे का रास्ता भी दिखाने लगे। आशा को प्रिंसिपल भी उसके भाग्य से बहुत अच्छी मिली। अपने प्रिंसिपल के वजह से आशा को बहुत मदद मिलती है, लेकिन आशा अपने पढ़ाई की वजह से मेडिकल का काम नहीं संभाल पाती है। उसे बहुत दिक्कत हो रहा होता है। सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक मेडिकल में, फिर रात 9 से 12 तक और सुबह 4 से 6 तक अपने पढ़ाई में ध्यान देने लगी और बाकी बचे समय में वह अपना काम में और अपने ऊपर लगाती। इसी भाग दौड़ के कारण 2 महीने में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अच्छी नींद और खान पान सही ना होने से वह बहुत बीमार हो गई। आशा की तबीयत और तेज बुखार को देखकर उसके मालिक ने उससे पूछा, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई है? आशा उनसे कहती है, मुझे अपने पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता। देर रात तक पढ़ने के कारण और सुबह जल्दी उठकर पढ़कर दिन भर मेडिकल में काम करके मैं थक जाती हूँ, इसलिए मैं बीमार हो गई। मुझसे सारे काम संभालना बहुत मुश्किल हो गया है मालकिन। आशा थक कर आंखों में आंसू लिए अपनी बहुत तेज बुखार के कारण अपनी मालकिन को सब सच बता देती है। आशा की मालकिन को सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह आशा से कहती है, तुम्हें अपने पढ़ाई के बाद समय मिले तो आ जाना। वैसे तुम एक वक्त ही मेडिकल में काम किया करो। मालकिन बहुत नेक दिल और बहुत अच्छे स्वभाव की होने के कारण किसी पर भी ज़्यादा जोर डाला नहीं करती। शायद वो आशा के परेशानियों के बारे में भी कुछ कुछ समझती थी, इसलिए उन्हें आशा पर मोह आता है। लेकिन वो आशा की मदद चाहकर भी नहीं कर पाते, क्योंकि आशा किसी से भी ज़रूरत से ज़्यादा मदद नहीं मांगती है। मालकिन ने आशा से यह कहकर 1 सप्ताह के लिए छुट्टी दिया और आराम करने को कहा। 1 सप्ताह के बाद आशा ने इसी तरह अपना काम शुरू कर लिया। वह सुबह जल्दी उठकर अपना घर का काम और कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर लेती। उसके बाद दोपहर में मेडिकल के काम में चली आती। आशा टीचर की नौकरी चाहती थी, इसलिए वह तैयारी कर रही होती है। आशा को एक दिन कॉलेज में ज़रूरी नोट्स बनाने के लिए मिलते हैं, इसलिए वो अपने क्लासरूम से दूसरे खाली रूम में सबको छोड़कर चली आती है, क्योंकि उसे वहाँ सबके गपशप से दिक्कत होती है और वो शांत कमरे को पसंद करती है। 1 घंटे हो जाते हैं और सारे विद्यार्थी के नोट्स प्रिंसिपल मैडम के रूम में जमा हो जाता है। यह नोट मैडम सिर्फ 10 विद्यार्थियों को ही दिया होता है।
इसलिए प्रिंसिपल के चेक करने से नोट में आशा का नाम नहीं रहता। तो वो खुद ही आशा के पास आती हैं। आशा के पास आने के बाद उन्हें दिखता है आशा खिड़की के बाहर उदास बैठी है। आशा खिड़की के पास उदास बैठी है। उसके कॉपी, पेन और नोट्स सभी खोल कर रखी हुई हैं। आशा का ध्यान कहीं और ही रहता। वह खिड़की के बाहर एक पुरानी साइकिल को खड़ा हुआ देखकर अंदर ही अंदर रो रही होती है। उसी वक्त प्रिंसिपल आशा के पास जाकर उसके सर में हाथ रखकर पूछती हैं, क्या हुआ आशा, तुम क्यों इतना उदास और परेशान हो? आशा उनकी आवाज़ सुनकर खुद को रोक नहीं पाती। वह खुलकर रो पड़ती है। फिर वो मैडम को अपनी माँ के बारे में बताती है। मेरी माँ ने भी मेरे लिए एक पुराना ऐसा ही साइकिल खरीदा था मेरे स्कूल जाने के लिए। मेरे माँ के बहुत सपने थे मुझे लेकर। पता नहीं मेरी माँ कैसी होगी। मैं कितनी बदनसीब हूँ कि उनसे मिलने भी नहीं जा सकती। वो मेरी बहुत फिक्र कर रही होगी। यह कह के आशा अपनी मैडम के पास तरस तरस कर रोती है। फिर प्रिंसिपल उसे गले से लगाकर कहती हैं, तुम्हारे घर वाले सब अच्छे होंगे बेटा, भगवान सबका भला करते हैं, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र रखो, अपने करियर पर ध्यान दो। इतना कहकर प्रिंसिपल उसे समझाती है। प्रिंसिपल को आशा के बारे में तो कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन वो आशा पर पूरा विश्वास करती है और वो आशा से वादा करती है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलाने की कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि उन्हें आशा को रोते तड़पते देखा नहीं जाता। आशा के बारे में मैडम सोचने लगती है। उन्हें लगता है कि लंबे समय से वो अपने घर वालों से दूर है, इसलिए उसे उनकी याद सता रही है और पता नहीं क्या वजह है जो वो उनसे मिल नहीं सकती। लेकिन जो भी है, कुछ बड़ी समस्या है। यही सोचते हुए मैडम आशा को रविवार के दिन में अपने यहाँ खाने पर बुलाती है, ताकि कुछ समय साथ रखकर उसे आशा के बारे में रहकर उसे अच्छा लगे और मैडम उसकी समस्या को भी जान सके। आशा अपने मालिक से अपने प्रिंसिपल के घर में जाने वाली बात को बताती है, क्योंकि वो कोई भी काम अपने मालकिन और मालिक से पूछे बगैर नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ पर उसका अपना कोई नहीं था और उन्होंने ही उसे रहने के लिए एक रूम और काम दिया था, इसलिए वो उन्हें बहुत इज्जत करती थी। वे भी उसे घर के सदस्य के जैसे समझते थे। मालिक जानते हैं कि आशा की प्रिंसिपल एक महिला है और अच्छी हैं, इसलिए वो आशा से कहते हैं, ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन अपना ध्यान रखना और जल्दी आ जाना। वो अपने मालकिन के घर में भी कभी नहीं गई हुई थी। मेडिकल में ही पीछे वाले एक छोटे से कमरे में रहा करती है। वह पहली बार किसी के घर में जाने वाली होती है। उसके प्रिंसिपल मैडम का घर उसके मालकिन के घर से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर था। वो मैडम के घर तक पहुंचती है। मैडम के घर के गेट के बाहर खड़ी होकर इधर उधर देखती है। उसे गेट खोलना नहीं आता। वह गेट को ढकढकाने लगती है। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा था। मैडम गेट के छोटे दरवाजे को खोलकर बाहर आती है। वो आशा को देखकर प्यार से हंसती है, फिर अंदर आने के लिए कहती है। आशा अंदर उनके घर का नज़ारा देखकर चौंक जाती है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, फुलवारी, सब्जियों के बागान, आंगन में झूला, स्विमिंग पूल, सुंदर सुंदर कुर्सी टेबल नीम के पेड़ के नीचे लगे हुए। घर में महंगे महंगे सामान, सारी ज़रूरत की चीज़ें, उनका पूरा परिवार, किसी भी चीज़ की कमी नहीं। आशा घर के अंदर आती है तो सब उससे अच्छे से प्यार से बातें करते हुए उसका स्वागत करते हैं। सभी का व्यवहार आशा को बहुत अच्छा लग रहा होता है। सब में अपनापन और प्यार देखकर उसके होठों में मुस्कान और चेहरे में रौनक आ जाती है। मैडम उसे सोफे में बैठाकर किचन से चाय और नाश्ता लाने के लिए आवाज़ लगाती हैं। आशा मन ही मन भगवान से कहती है, हे भगवान, ये सारा परिवार कितना खुश है और सब साथ में है। ये हमेशा इसी तरह से रहे। इन पर हमेशा आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। काश मैं भी अपने परिवार के साथ रह पाती। मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस अपने माँ बाबूजी और भाई का साथ और खुशियाँ चाहिए।
वह अपने मन में यह सोचती है, तभी उसके सामने कोई चाय और नाश्ते का ट्रे लेकर उसे देता है। आशा अपनी सर उठाकर उन्हें देखती है तो वो उसकी गांव वाली टीचर दीदी रहती है। आशा हड़बड़ा कर खड़ी हो जाती है। पूरे 6 सालों के बाद वह अपने गांव से अपने पहचान के इंसान को देखकर बहुत खुश होती है। उतने में उसकी टीचर दीदी उससे कहती है, तुम यहाँ कैसे आशा? आशा उन्हें देखकर इधर उधर देखते हुए क्या कहूँ ये सोचती है। टीचर दीदी फिर से उसे दोहराते हुए कहती है, तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम और दिनेश दूसरे शहर में रहने के लिए चले गए। इतने साल हो गए, तुम गांव में कभी नहीं दिखी, क्यों? सब ठीक है ना, बोलो। उनकी इतनी बातें पूछते ही आशा उनसे गले से लिपट जाती है। 6 सालों के बाद अपने नज़दीकी इंसान से मिलकर वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती और सिर्फ रोने लग जाती है। सभी उसे रोता हुआ देख उससे पूछते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद आशा शांत होकर टीचर दीदी से पूछती है, आप यहाँ पर कैसे? टीचर दीदी अपना नाम नंदिनी बताकर कहती है, ये मेरा घर है। वह आशा की मैडम को अपनी सासू माँ बताती है। नंदिनी के परिवार के सारे लोग आशा को बैठाकर प्यार से उसके साथ क्या हुआ है यह पूछते हैं। आशा को सबके सामने अपने बारे में कुछ भी बताने में खुद में बहुत बुरा लगता है, इसलिए वह यह बताती है कि दिनेश उसे शहर में बस स्टैंड के पास छोड़कर चला गया था। गांव में उसकी जिंदगी कैसी बीती और उसके बाद में क्या हुआ उसका जिक्र भी नहीं करती है। उसके बाद नंदिनी आशा से कहती है, तुम्हारी शादी जब से हुई थी तब से मैं तुम्हारे माँ के कहने पर तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन वह सेठ मिलने ही नहीं देता था। एक बार सिर्फ तुमसे मिल पाई थी जब सेठ और दिनेश ने तुम्हारे भाई का दाखिला स्कूल में कराया था, उसे बताने के लिए, लेकिन तुमसे तुम्हारे बारे में कुछ भी पूछ नहीं पाई क्योंकि सेठ वहीं पर बगल में बैठा हुआ सब सुन रहा और देख रहा था। उसने ये बात तुमसे बताने को मना किया था। वह सेठ बहुत कमीना है। उसने मेरे मम्मी पापा को भी धमका के रखा था, इसलिए वह मुझे और कृष्णा को सेठ के झंझट में पड़ने नहीं देते थे और इसलिए ही हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाए। इतना कहने के बाद नंदिनी आशा से पूछती है, तुम गांव में कैसी थी और यहाँ आने के बाद गांव क्यों नहीं गई? तुम्हारी माँ तुम्हें याद करके हमेशा रोते रहती है। आशा नंदिनी के सवालों का जवाब सबके सामने नहीं दे पाती। वह कहती है, छोड़िए दीदी पुरानी बातों को, मैं ठीक हूँ। मेरे घर वाले कैसे हैं वो बताइए। नंदिनी आशा के बोलने से ही समझ जाती है कि वो ठीक नहीं है, इसलिए वह आशा को अपने कमरे में लेकर जाती है और पूरी बात प्यार से पूछती है। आशा नंदिनी को बहुत अच्छे से जानती थी और विश्वास भी करती थी, इसलिए वह नंदिनी को अकेले में अपने साथ हुई सारी घटनाओं को बता देती है। उसके बाद नंदिनी उसे उसके घर वालों के बारे में बताती है। तुम्हारे बाबूजी घर में ही रहते हैं, हमेशा एक कुर्सी पर बैठे हुए, ना कुछ बोलते हैं और ना ही चल फिर सकते हैं। तुम्हारी माँ दूसरों के घरों में बर्तन कपड़े धोती है, झाड़ू पोछा लगाती है। जो भी थोड़ी सी ज़मीनें थी वो तुम्हारे बाबूजी के इलाज में ही बिक गई, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाए। अब दूसरों के घरों में काम करके तुम्हारी माँ अपना घर चलाती है और बाबूजी के लिए दवाइयाँ लेती है। तुम्हारा भाई दीपक 5 साल पहले तो स्कूल जाता था, उसकी पढ़ाई का खर्च कभी कभी सेठ के यहाँ से मिलता था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद सेठ ने उसे पैसों का लालच देकर अपने यहाँ काम पर रख लिया। दिन भर काम खत्म होने के बाद थोड़े मोड़े पैसे देकर उसे भगा दिया करता था। फिर तुम्हारे भाई को गंदी आदतों का लत लग गया। वह बिल्कुल भी घर वालों की बातें नहीं सुनता था, वह नशा भी करता था। बुरे लोगों की संगत ने उसे पूरी तरह बिगाड़ दिया। थोड़े पैसों में उसका क्या होने वाला था। फिर वो किसी लड़के के साथ शहर चला गया। कुछ महीनों के बाद जिस लड़के के साथ दीपक गया हुआ था, उसने कृष्णा को बताया कि किसी मामले में दीपक पुलिस से पकड़ा गया और पुलिस केस भी बना। उसके बाद उसे जेल हो गई। फिर बाद में हम उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए।
तुम्हारे जाने के बाद यही सब दुखों में तुम्हारे घर वालों का बुरा हाल है। लेकिन तुम्हारी माँ हमेशा कहती है मेरे दोनों बच्चे सही सलामत घर वापस जरूर आएंगे। नंदिनी के मुंह से अपने परिवार के बारे में पूरी बात सुनकर आशा को बहुत तकलीफ होता है। फिर वो अपनी और अपने परिवार में बीती हुई समय के बारे में किसी से भी नहीं बताने की विनती करती है, क्योंकि उसे अपना बीता हुआ कल बहुत ही शर्मनाक लगता है और तकलीफ देता है। वो कहती है अब मेरे साथ और मेरे घर वालों के साथ जो भी हो चुका है उसे मैं मिटा तो नहीं सकती, लेकिन अपने आगे की जिंदगी को बेहतर रूप से बदल तो सकती हूँ ना। नंदिनी को आशा की बातें और हौसला देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन नंदिनी के साथ आशा छुपते छुपाते गांव आती है अपने माँ बाबूजी से मिलने। अपनी माँ से मिलकर अपनी पूरी कहानी बताती है और उन्हें समझाते हुए कहती है सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा माँ, हम खुशी से साथ में रहेंगे। आशा को सही सलामत देखकर उसकी माँ का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आशा से लिपट कर वे बहुत ज़्यादा रोती है। आशा से मिलने कृष्णा भी आता है। उसके बाद सब मिलकर खाना खाते हैं और सुबह से पहले ही कृष्णा नंदिनी और आशा को शहर के लिए रवाना कर देता है। आशा अपने माँ बाबूजी से मिलकर बहुत खुशी महसूस करती है। फिर वह अपने काम में लग जाती है। कभी कभी कृष्णा आशा को फ़ोन में उसकी माँ से बातें करा दिया करता है। वो कृष्णा द्वारा अपने घर वालों के पास ज़रूरत से पैसे, कपड़े और कुछ सामान भी भेजने लगी। अपने घर वालों से संपर्क में होने के बाद वह अपने आप में बिंदास रहने लग गई। वह इसी तरह से अपने काम में लगकर अपने माँ बाबूजी को जितना कर पाती उतना संभालती है। उसका ज़्यादा फोकस अपने पढ़ाई को पूरा करने में लगा रहता है, क्योंकि वो जानती है कि परेशानी और मुसीबत कभी ख़त्म नहीं होंगे और अगर उसे नौकरी मिल जाए तो सारा परेशानी और दिक्कत ख़त्म करने में राहत होगी। आशा इसी तरह से बहुत मेहनत करने लगती है। 2 महीने बीत जाते हैं। आशा दोपहर में काम में जाने के बाद रात को मेडिकल में ही सो जाया करती है, क्योंकि उसके साथ काम करने वाले लड़के लड़कियां सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक काम करके अपने अपने घर चले जाते थे और आशा तो वहीं रहती है। इसलिए मेडिकल के सारे ग्रिल गेट शट डाउन बंद कराने के बाद सेलिंग पैसों का हिसाब भी खुद ही करके अपने मालिक को पहुंचाती। उसके मालिक भी कभी कभी देर तक रुकते थे, लेकिन हमेशा जल्दी ही घर चले जाते। मालिक और मालकिन आशा पर आंख बंद करके भरोसा करते थे और वह मेडिकल में ही रहती भी थी। मेडिकल के चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। मेन गेट पर हमेशा 2 वॉचमैन भी रहते थे, बाकी अंदर आशा संभाल लेती थी। रोड के उस पार सामने पर भी पुलिस स्टेशन भी था। इसी तरह आशा को काम करने के बाद कभी कभी सारे दवाइयाँ स्टोर रूम में रखते, मेडिकल के कुछ ज़रूरी काम करते करते रात के 10-11 बज जाते थे और आशा की आंख लग जाती, जिसके कारण वह वहीं कहीं सो जाती थी। सुबह 4-5 बजे तक उसका उठना ज़रूरी था। उसका अलार्म लगा रहता। सुबह उठते ही वो अंदर के दरवाजे से अपने कमरे में चली जाती। इसी तरह हमेशा आशा के साथ होने लगा था, तो उसे इसकी आदत हो गई थी। आशा की बीएड एग्जामिनेशन भी नज़दीक थे, इसलिए वो परेशान रहने लगी। उसके एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ कुछ महीने ही बाकी थे, लगभग 3 से 4 महीने। वह हर पल सिर्फ दिन गिन रही थी परीक्षा के पास आने का। वो 100 में पूरे के पूरे नंबर लाना चाहती थी, ताकि उसे आगे नौकरी पाने में कुछ ज़्यादा दिक्कत न हो। वह कहीं भी छोटी सी गलती या भूल चूक करके कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मेहनत के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए वह सुबह जल्दी उठते ही अपने कमरे में जाकर घंटों पढ़ाई करती, फिर जैसे तैसे खाना और काम खत्म करके अपने कॉलेज जाती। वह वहाँ से आने के बाद जो भी ठंडा खाना बचा हुआ रहता, चाहे रूखा सूखा ही क्यों न हो, चावल या रोटी नमक प्याज से ही खा लेती थी।
अपने काम और पढ़ाई में व्यस्त रहने की वजह से वो समय देकर अपने सप्ताह भर के हरे साग सब्जी भी खरीद नहीं पाती है, न ही कोई भी फालतू खर्चे करती। जो भी पैसे होते उन्हें बचा कर रखती और अपनी माँ को भेज दिया करती। मालकिन का घर मेडिकल के पास बगल में ही होने के कारण उनके घर में कभी कभी जो भी खाना बचता वो आशा को दे दिया करती हैं। उनके यहाँ के खाने से वह चाव से मन भर कर खाती। इसी तरह वो तुरंत खाते ही अपने काम में लग जाती है। पढ़ाई के फिक्र में वो सारे काम जल्दी जल्दी करती और हर वक्त हड़बड़ी में रहती। उसका ध्यान काम खत्म करके अपने कमरे में जाकर पढ़ने में रहता। उसकी इतनी जल्दबाजी देखकर उसके मालिक हैरान रह जाते हैं। एक दिन वे आशा से पूछते हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहकर टाल देती है। पर उसके मालिक को आशा के ऐसे हड़बड़ी में और परेशान देखकर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो अपनी माँ को ये बात बताते हैं। तो उनकी माँ आशा के दिमाग में क्या चल रहा है यह सोचकर नज़र रखने लगती है। कुछ दिन बीतने के बाद उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है कि आशा परेशान क्यों है। आशा का पूरा रहन सहन और अच्छाई को देखकर उसकी मालकिन को उस पर पहले से भी ज़्यादा तरस आ जाता है। तो वे उसी दिन आशा को अपने पहले वाले अच्छे अच्छे कपड़े जिनको वो पहना करती थी उन सूट सलवारों को देती है और जो भी ज़रूरत के सामान हो वो बेहिचक मांगने का आज्ञा देती है। फिर अपने घर में रखे हुए पुराने सामानों में से बहुत सी ज़रूरतमंद चीज़ें अपने यहाँ के नौकरों से भिजवा देती है। उसके बाद आशा से कहती है, तुम्हें जब भी मन करे तो हमारे यहाँ खाने पर आ सकती हो, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ 2-3 लोगों का खाना बढ़कर ही बनते हैं और रोज़ बच ही जाते हैं। आशा उन्हें शर्माते हुए मना तो करती है, लेकिन उनके प्यार से कहे हुए को टालना नहीं चाहती, इसलिए उनसे ठीक है कहकर शुक्रिया अदा करती है। उनकी मदद से आशा को बहुत बड़ी राहत भी मिलती है। फिर वो अपने पढ़ाई और काम में अच्छे से ध्यान दे पाती है। कभी कभी वो दवा खाने में भी कुछ किताबें रखती ताकि जब उसे समय मिले तो वो उन्हें खोलकर एक आध बार ताक सके। वह पढ़ाई के मामले में बहुत तेज और चालाक थी, इसलिए उसके मालिक कभी कभी उसे किताबों को झांकते देख मुस्कुराया करते। वैसे अस्पताल तो बहुत ही बड़ी थी, जिससे किसी को भी फुर्सत मिल पाने वाली बात ही नहीं थी, लेकिन अस्पताल में बहुत से स्टाफ थे और आशा दवाखाना में रहती थी जो कि मालिक के कैबिन के बगल में ही था और आशा उनके पर्सनल स्टाफ में से एक थी। आशा को हमेशा पढ़ाई के ध्यान में देखकर उसके मालिक उससे कभी कभी पढ़ाई से हंसते हुए सवाल भी पूछा करते, जिसका जवाब वह उन्हें तुरंत देती थी। फिर एक बार उन्होंने आशा से कहा, तुम इतनी पागल हो गई हो क्यों किताबों के पीछे? आशा कहती है, मेरे परीक्षा के सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं, उसके बाद पूरे 15 दिनों तक मेरे परीक्षाएं रहेंगे, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। आशा की बात सुनकर वो बिना कुछ सोचे ही परीक्षा खत्म होने तक का छुट्टी दे देते हैं। और वैसे भी उनके यहाँ स्टाफ्स की कमी नहीं रहती, सिर्फ देर रात में इधर दवा खाने की तरफ ताले बंद कराने को लेकर चिंता रहती है, जो कि वो अस्पताल में काम करने वाले लड़के से कह देते हैं। आशा बहुत खुश हो जाती है, वह अच्छे से परीक्षा लिख लेती है। परीक्षा खत्म होने के बाद वह बहुत बीमार हो जाती है, क्योंकि परीक्षा स्थान दूसरे शहर में होने के कारण उसी भाग दौड़ में उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और छुट्टियां भी खत्म होने के वजह से उसे काम पर जाना होता है। वह अगले दिन से ही काम चालू कर देती है। तबीयत खराब होने की वजह से उसे काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, लेकिन उसे पहले ही बहुत ज़्यादा छुट्टी मिली हुई थी, इसलिए वो किसी से भी कुछ नहीं कहती। उसके साथ में काम करने वाली एक लड़की सविता उसे देख ताक कर समझ जाती है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। सविता आशा को दवा खिलाकर उसे छुट्टी लेकर आराम के लिए कहती है, लेकिन आशा मैं ठीक हूँ ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए अपने काम में व्यस्त हो जाती है। शाम होते होते आशा की तबीयत बहुत खराब
बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। सविता को आशा को काम करते देख अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने मालिक से आशा के बारे में कहती है। मालिक अपने कैबिन के बाहर आ रहे होते हैं आशा को देखने के लिए। तभी उनके फ़ोन में किसी का कॉल आ जाता है और वो उससे बात करने में आशा से कुछ पूछना ही भूल जाते हैं और अपने कार में बैठकर शायद किसी ज़रूरी काम से कहीं चले जाते हैं। इधर आशा को तेज बुखार और पूरे शरीर में दर्द हो जाता है, तो उसके साथ काम करने वाले स्टाफ उसे दवा नाश्ता देकर किसी पेशेंट वाले खाली बेड में आराम के लिए सलाह देते हैं। आशा भी वही करती है। फिर तकरीबन 1 आध घंटे के बाद सविता आशा के पास आकर उससे कहती है, आशा रात हो गई है, 8 बज रहे हैं, हम सब स्टाफ अपने अपने घर जा रहे हैं। सारे जगह पर हमने ताले मार दिए हैं, सिर्फ बाहर का ग्रिल खुला हुआ है और मालिक भी आ ही रहे हैं, वह रास्ते में है। इतना कहकर सविता फिर से पूछती है, क्या तुम ठीक हो ना? आशा कहती है किसी को ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहती और उसे दवा खाकर थोड़ा ठीक लगता है, इसलिए वह सविता को जवाब देती है, मैं ठीक हूँ। मालिक के आने के बाद मैं उन्हें दिन भर का हिसाब देने के बाद मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ। तुम सब जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इतनी बात कहकर आशा सविता को देखकर मुस्कुराती है। इसके बाद सविता आशा को अपना ध्यान रखने के लिए कहकर उसके पास कुर्सी पर सारे जगहों की चाबियां रखकर और ग्रिल को ढकेलते हुए चली जाती है। आशा को अपनी तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता, ना ही उसे कुछ भी अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि मालिक के मैं उन्हें सब बताकर अपने कमरे में चली जाऊंगी। तब तक थोड़ी देर यहीं बेड में लेटी रहती हो। यह सोचते हुए ही वह अपने मालकिन के पास भी फ़ोन नहीं करती। इंतज़ार में आधे घंटे बीत जाते हैं। वह खड़े होने की कोशिश करती है पर उसे बहुत ज़ोरों का चक्कर आता है और वो वहीं बेड में पड़ी रहती है। दवाइयों के असर तक वह थोड़ा बहुत ठीक महसूस करती है, फिर अचानक ही उसे बहुत तेज़ बुखार आ जाता है। उसे बिल्कुल भी किसी चीज़ का होश नहीं रहता। थोड़ी देर गुजरने के बाद उसके मालिक पहुंचते हैं। ग्रिल खोलकर अंदर आते हुए आशा को आवाज़ देते हैं। फिर वो सारे जगहों पर ताले लगे हुए देखकर आशा से मिलकर सारी चाबियां और दिन भर का हिसाब लेकर बाहर से लॉक करके चले जाने के बारे में सोचते हैं। आशा उन्हें नहीं दिखती तो उससे ढूंढते हुए उसके पास आते हैं। फिर उसके पास रखी कुर्सी से चाबियों का गुच्छा उठाते हुए आशा से बोलते हैं, आशा घर नहीं जाना है क्या? आशा का कुछ भी जवाब नहीं आते देख वे उसके हाथों को हिलाकर उठाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि आशा को बहुत तेज बुखार है और वो बिल्कुल भी होश में नहीं है। आशा ठंड से कांप रही होती है। तब उन्हें याद आता है कि सविता ने उन्हें आशा के बारे में शाम को ही बताया था। उसके बाद वे तुरंत ही स्टोर रूम से एक ब्लैंकेट लाकर आशा को ढकते हैं, फिर उसे एक बुखार उतरने का इंजेक्शन लगाकर दवा खिलाते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि ऐसी हालत में इसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा, तो इसको होश में आने तक थोड़ी देर इसके सामने बैठ जाना चाहिए। यह सोचते हुए वह बाहर ग्रिल पर ताला मार कर आते हैं और कुर्सी लगाकर आशा के पास बैठ जाते हैं। आशा को बुखार में कांपते हुए देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो सोचते हैं इंजेक्शन और दवा भी इस पर जल्दी काम नहीं कर रहा है। अगर इसे शरीर की गर्मी दी जाए तो शायद ये जल्द ही ठीक हो सकती है। यह सोचकर वे आशा को ब्लैंकेट समेत ही लपेटकर अपने कैबिन वाले बेड में ले जाते हैं। फिर अपना शर्ट कोट उतार कर उसके साथ में ही सो जाते हैं। 10-15 मिनट गुजरने के बाद आशा बुखार में ही कहती है, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, आप मुझ में ही समा जाइए न प्लीज़। आशा उनसे बार बार कुछ न कुछ कहते ही जा रही होती है। आशा के शरीर की गर्मी, उसके चेहरे का सुंदरता और उसके बालों की खुशबू उनको बहुत बेकाबू कर रही होती है।
वे अपने आप को बार बार रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आशा के पास लिपट कर सो के उसके पूरे बदन को ना छू पाना उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता। वो अपने आप को संभालने में असमर्थ हो गए। आशा धीरे धीरे उनके कानों में कुछ न कुछ कहती जाती है। तेज बुखार में उसे कुछ होश ही नहीं रहता, सिर्फ उसे सब अच्छा लग रहा होता है। उसकी प्यार से बोलते हुए बातों को सुन सुनकर वे पूरी तरह से मदहोश हो चुके होते हैं और अपने आप को रोक ही नहीं पाते। पूरी रात गुजर जाती है, सुबह होकर 5 बज रहे होते हैं। आशा की नींद खुलती है। वो अपने आप को बिना कपड़ों के और अपने मालिक को अपने साथ सोए हुए देखकर घबरा जाती है। फिर वो उन्हें उठाकर उनसे पूछती है, ये क्या किया आपने? ऐसा मेरे साथ क्यों किया? उसकी बातों को सुनकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो उठते ही वॉशरूम में जाकर कपड़े बदल कर आए और आशा को कपड़े पहनने को कहा। आशा रोती हुई कपड़े पहनकर अपने कमरे में चली आई। उसके बाद वो अपने बिस्तर में बैठकर ध्यान से रात की सारी बातें याद करने लगी। कुछ घंटों के बाद उसे सब समझ में आने लगा। उसे लगने लगा कि वो खुद को संभाल नहीं पाई, शायद उसकी भी गलती है। वह रात की सारी बातें याद करते हुए सिसक सिसक कर रोने लगी। इतने में ही उसके मालिक उसके कमरे में आए। आकर उन्होंने आशा से कहा, मुझे तुम माफ़ करना, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। तुम बहुत काँप रही थी। हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटी है, तुम्हें बहुत तेज बुखार था, तुम बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं रही थी। मैंने तुम्हारे लिए गलत कभी नहीं सोचा है। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं रात की सारी बातें भूलना चाहता हूँ। कृपया करके तुम भी सब कुछ भूल जाओ। यह सारी चीज़ यहीं ख़त्म होती है। कहकर वे वहाँ से जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर वो घूमकर आशा से कहते हैं, मैं तुम्हारे महीने का सैलरी बढ़ा दूंगा। प्लीज़ सब भूल जाओ और कहीं जुबान मत खोलना। आशा उनकी बात सुनकर दंग रह जाती है। वो कुछ पल के लिए अपने अतीत में झेले हुए पलों को अनुभव करती है। उसे फिर से वही दिनों का एहसास होता है। फिर वो अपने दिल को पत्थर बनाने के लिए सोच लेती है और अपनी आंखों से एक बूंद आंसू भी टपकने नहीं देती। उसके मन में एक ही बात चलता है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पत्थर की मूरत के जैसे बनकर जीना है। वह खुद को समझा लेती है। उस दिन वो काम में या कहीं भी नहीं जाती। फिर अगले दिन से वो अपना काम चालू कर देती है। चलिए दोस्तों, इसकी आगे की कहानी हम भाग 6 पर जानते हैं।